वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग अप्रैल मंथ का जेई टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर वन में एक पार्टिकल है √3 kg का, उस पर एक फोर्स लगाया गया है हॉरिजेंटल के साथ 60 डिग्री एंगल पे। तो बोला कि एफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ब्लॉक मूव ना करे। तो हम लोग बोलेंगे सर फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। ऐसा हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाता है एफ कॉस 60 और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ साइन 60। एक वेट लगेगा नीचे की तरफ एम जी और एक ग्राउंड लगाएगा नॉर्मल फोर्स अपर डायरेक्शन में एन। ए ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ना चाहता हॉरिजेंटल में, तो ग्राउंड रफ है इसलिए एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की ओर, म्यू एन। म्यू एन। अभी देखो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मतलब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स इक्वल। तो हम लोग बोलेंगे कि अपवर्ड फोर्स एन है, डाउनवर्ड फोर्स एम जी प्लस एफ साइन 60। तो एन इक्वल टू हो जाएगा एम जी प्लस एफ साइन 60। पार्टिकल को मूव नहीं करना है, इसका मतलब हॉरिजेंटल में भी नेट फोर्स इक्वल होने चाहिए। हॉरिजेंटल में राइट वाला फोर्स और लेफ्ट वाला फोर्स इक्वल होने चाहिए। राइट वाला फोर्स देखोगे तो एफ कॉस 60 है और लेफ्ट वाला फ्रिक्शन फोर्स है जिसको हम लोग बोलेंगे म्यू एन। तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, एन की जगह पे हम लोग रख सकते हैं जो इक्वेशन वन में आया था, एन इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन 60। तो एम की जगह पे लिख देंगे एम जी प्लस एफ साइन 60। ऐसा। अब वैल्यू रखेंगे हम लोग cos 60 sin 60 और म्यू एंड एम का। तो cos 60 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा f/2। म्यू को बोल रखा है 1/2√3। एम की जगह पे √3 kg दे रखा था, जी को 10। एफ साइन 60 हो जाएगा √3/2। ऐसा। तो हम लोग बोलेंगे एक 2 से 2 कट जाएगा, √3 भी कॉमन लेके कट जाएगा। ऐसा। तो एफ इक्वल टू बचेगा 10 प्लस f/2। f/2 को लेफ्ट साइड लाओगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा f माइनस f/2 और राइट साइड में बचेगा 10। यहाँ से f/2 इक्वल टू 10, इसलिए f इक्वल टू बोलेंगे हम लोग 20 न्यूटन। तो ऑप्शन ये जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर टू में तीन ब्लॉक दे रखे हैं जो स्ट्रिंग और स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड हैं इनिशियली इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ब्लॉक एक को देखोगे तो ब्लॉक एक का अगर एक्विटी बनाए तो बोलेंगे हम लोग कि वो 2 kg का था, तो नीचे उसका वेट लगता है एम जी जो हो जाता है 20 न्यूटन। ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स को अगर हम लोग एफ बोल दे, ऐसा। एफ इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग ऐसा बोलने वाले हैं कि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होना चाहिए, मतलब स्प्रिंग जो फोर्स आएगा वो हो जाएगा 20 न्यूटन। एफ इक्वल टू 20 न्यूटन स्प्रिंग फोर्स। अब ब्लॉक बी देखोगे जो 1 kg का है, 1 kg वाले ब्लॉक को हम लोग देखेंगे तो उस पे एक तो उसका वेट नीचे की ओर लगेगा 10 न्यूटन, प्लस एक स्प्रिंग फोर्स नीचे लगता और ऊपर की तरफ टेंशन जो स्ट्रिंग टू में है जिसको हम लोग T2 बोलने वाले हैं। ऐसा। तो यहां से हो जाएगा
T2 इक्वल टू 10 प्लस एफ का वैल्यू आ गया 20 न्यूटन, तो T2 का वैल्यू हो जाएगा 30 न्यूटन अभी के लिए इक्विलिब्रियम में। एक चीज है, इक्विलिब्रियम में टेंशन स्प्रिंग 2 में जो था वो 30 न्यूटन था, स्प्रिंग फोर्स 20 न्यूटन। अब जैसे ही हम लोगों ने स्ट्रिंग 1 को कट किया, स्ट्रिंग 1 को कट करोगे ऐसा, तो ब्लॉक सी और बी जो आपस में स्ट्रिंग 2 से कनेक्टेड हैं, ये मूव करने लगेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ब्लॉक ए जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है वो उस टाइम तक मूव नहीं करेगा, कट करने के जस्ट बाद मूव नहीं करेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटली चेंज नहीं होता। तो जो स्प्रिंग फोर्स पहले 20 न्यूटन था, कट करने के जस्ट बाद भी 20 ही रहेगा, वो धीरे धीरे बाद में चेंज होगा। तो कट करने के जस्ट बाद ब्लॉक 2 इक्विलिब्रियम में ही होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होता इंस्टेंटली। तो स्प्रिंग फोर्स जो 20 न्यूटन था वो अपर डायरेक्शन में 20 रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट लगेगा और वेट हो जाएगा mg मतलब 20। तो 2 के जी वाला ब्लॉक मतलब ब्लॉक ए कट करने के जस्ट बाद रेस्ट पे ही रहेगा, स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा। और सी और बी कॉमन एसलेशन के साथ मूव करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं ऐसा। तो सी वाला ब्लॉक था, ये बी ब्लॉक है। अब अगर इनका एबीडी देखे तो देखो, बी ब्लॉक पे जो 1 kg का है और सी ब्लॉक जो 5 kg का है, इन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 kg वाले ब्लॉक पे एक तो उसका वेट लगता है 10 न्यूटन प्लस स्प्रिंग फोर्स लगता है, और स्प्रिंग फोर्स अभी भी 20 होगा, क्योंकि जस्ट कर किए अभी स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं हुआ होगा 30 न्यूटन। तो इन दोनों को एक सिस्टम मान लिया जाए, तो इन दोनों पे नेट फोर्स मोशन के डायरेक्शन में ये 30 न्यूटन है। इन दोनों को एक अगर सिस्टम मान लिया जाए, 5 kg वाले को और 1 kg वाले को, तो नेट फोर्स हो जाएगा 30 न्यूटन, और टोटल मास इनका देखोगे तो हो जाएगा 5 और 1 6 kg। तो एसलेशन जो बताना है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो नेट फोर्स हम लोग बोलेंगे 30 न्यूटन अपॉन टोटल मास हो जाएगा 6, तो एसलेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कट करने के जस्ट बाद ब्लॉक सी और बी का सेम एसलेशन होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक इंक्लाइंड प्लेन है लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोला कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे लिफ्ट के रिलेटिव में। मतलब लिफ्ट के रिलेटिव में नेट फोर्स 0 होना चाहिए डाउन द इंक्लाइन, क्योंकि डाउन द इंक्लाइन ये पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द, मतलब इंक्लाइन के पैरेलल एक पार्टिकल मूव करेगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रखा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इंक्लाइंड के पैरेलल में लिफ्ट के रिलेटिव में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर लिफ्ट के रिलेटिव में इस बॉडी का हम लोग एबडी बनाए, देखो तो एक तो mg लगेगा नीचे की ओर, और सूडो फोर्स लगता है ऊपर की ओर, क्योंकि एक्सेलरेशन लिफ्ट का नीचे की ओर है, तो सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ऊपर की ओर एम ए ऐसा। अभी इनका कंपोनेंट आएगा, ठीक है, देखो और एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा ऐसा। तो अगर कंपोनेंट तोड़ के मैं लिखूं तो ऐसा होगा कि लिफ्ट के रिलेटिव में नेट फोर्स नीचे की तरफ हो जाता डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg माइनस एम ए।
mg वेट था, a में था। सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, तो नीचे की तरफ अगर नेट फोर्स देखना है तो उसको माइनस में लिखेंगे, तो mg माइनस a में, ऐसा mg माइनस m। अभी इसी का एक कंपोनेंट आएगा इंक्लाइन के पैरेलल, जिसको हम लोग बोलेंगे mg माइनस a साइन थीटा। एक नॉर्मल डायरेक्शन में आता है ऐसा, mg माइनस a कॉस थीटा। एक नॉर्मल होता ऊपर की तरफ ऐसा, ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की और लगता है, जिसको हम लोग बोलेंगे म्यू एन। अब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है इंक्लाइन के पैरेलल डायरेक्शन में, तो बोलेंगे इंक्लाइन के पैरेलल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो, और नॉर्मल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम होगा ही। तो एक तो नॉर्मल का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा, एन का वैल्यू एम जी माइनस ए कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल मतलब इंक्लाइन के पैरेलल में देखेंगे तो हो जाएगा एम जी माइनस ए साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन। तो दूसरा इक्वेशन हम लोग बोलेंगे एम जी माइनस ए साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन। म्यू एन की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एम जी माइनस ए कॉस थीटा। यहाँ से देखोगे एम जी माइनस ए कट जाएगा दोनों साइड से, तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसको हम लोग बोलेंगे टेन थीटा। थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो टेन 30 हो जाएगा म्यू का वैल्यू, और टेन 30 होता है 1/√3, तो बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। एक ब्लॉक है मास सेम का, और एक चेन है उसका भी मास सेम है, और उसकी लेंथ एल है। चेन के एक एंड को ब्लॉक के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और दूसरे एंड पे फोर्स लगाया जा रहा है एफ ऐसा। एक ब्लॉक और चेन दोनों साथ साथ मूव करेंगे, तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा, बोलेंगे इस पे नेट फोर्स लग रहा है एफ, टोटल मास हो जाएगा एम प्लस एम। तो एक्सेलरेशन जो आएगा इस सिस्टम का हो जाएगा टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, तो एफ अपॉन 2m ऐसा। अब बोला कि जिस एंड पे फोर्स लगाया है उससे L/4 डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे चेन में टेंशन बल कितना जनरेट हुआ होगा बताना है L/4 डिस्टेंस पे। अब बोलेंगे कि जिस पॉइंट पे निकालना है उसके पीछे वाला पार्ट जो भी है, मेरा ये वाला पोर्शन चेन का 3/4 पार्ट और ब्लॉक, ये दोनों आगे मूव कर रहे होंगे उस पॉइंट के टेंशन की वजह से। मतलब हम लोग उस पॉइंट पे अगर टेंशन निकालना चाह रहे हैं तो उसके पीछे वाला जो पोर्शन है उसका एबडी बनाएंगे। उसका एबडी मतलब ऐसा हो जाएगा कि ये मेरा ब्लॉक था, और ये चैन का 3/4 पार्ट है, मतलब इसकी लेंथ हो जाएगी 3L/4। इसलिए इस चैन के इस पार्ट का मास हो जाएगा 3m/4, क्योंकि टोटल मास m था, लेंथ l थी। तो अब लेंथ 3L/4 हो गया, तो मास भी 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे टेंशन निकालना है, बोलेंगे कि ये पूरा सिस्टम आगे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन F/2m, तो बोलेंगे T इक्वल टू ma। m के जगह पे लिखेंगे ब्लॉक का मास प्लस चैन का मास उस पार्ट का, तो 3m/4 इंटू a का वैल्यू F/2m। यहां से टेंशन हो जाएगा 7F/8m, बोलेंगे ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, इसमें बोला क्या कि कोई ब्लॉक सी मास m का मूव करते आ रहा है v वेलोसिटी से,
और दो ब्लॉक ए और बी जो आपस में स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं, इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और ये दोनों रेस्ट पे हैं। सी आया, ए के साथ कोलाइड किया और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक थी। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और दो ब्लॉक जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनका मास इक्वल है, तो हम लोग ऐसा पढ़ रखे हैं कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। वेलोसिटी इंटरचेंज का मतलब सी जो है, जो पहले मूव कर रहा था वी से और ए रुका हुआ था, अब सी रुक जाएगा और ए मूव करेगा वी स्पीड से। मतलब आफ्टर कोलिजन का अगर हम लोग बात करें तो सी वाला ब्लॉक जो है आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ए वाला ब्लॉक जो है मूव करेगा वी स्पीड से। वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई क्योंकि कोलिजन इलास्टिक था और मास इक्वल थे। ऐसा बी तो अभी भी रेस्ट पे रहेगा। अब जैसे ही ए मूव करना स्टार्ट किया, कुछ समय बाद बी भी मूव करेगा, तो फाइनली मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा वो बताना है। बोलेंगे कि ये मेरा अब इनिशियल वाला केस ऐसा लेते हैं जहां पे स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ में है, ए मूव कर रहा है बी रेस्ट पे। फाइनली जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगी तब ए और बी का रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन या एक्सटेंशन तब होती है जब रिलेटिव वेलोसिटी ब्लॉक्स के बीच में 0 हो जाए, मतलब दोनों का फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाए। तो हम लोग बोलेंगे कि फाइनली ए और बी का वेलोसिटी सेम, जिसको हम लोग फी डैश बोल देते हैं या V1 बोल देते हैं। चलो, बाद में जब मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ होगा उस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई होगी ए और बी का, जिसको हम लोग V1 बोल देते हैं ऐसे। और स्प्रिंग में कंप्रेशन x हुआ होगा, मुझे वही x निकालना है फाइनल। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व करना है। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होने चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम हम लोग लिखेंगे, ब्लॉक ए मूव कर रहा था तो एम बी, बी रेस्ट पे था तो मोमेंटम बी का 0, तो नेट मोमेंटम ऐसा। बाद में दोनों मूव कर रहे हैं कॉमन वेलोसिटी V1 से, तो इसलिए एम वी वन प्लस एम बी वन, यहाँ से V1 का वैल्यू हो जाएगा V/2। और दूसरा एनर्जी कंजर्व करेंगे। इनिशियल एनर्जी देखोगे तो ए के पास था हाफ एम वी स्क्वायर, स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन कोई कंप्रेशन नहीं, बी रुका हुआ था तो बी के पास भी कोई एनर्जी नहीं। बाद में लिखेंगे हम लोग ए के पास हाफ एम V1 स्क्वायर, बी के पास भी हाफ एम V1 स्क्वायर और स्प्रिंग के पास हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहां से V1 का वैल्यू हम लोग डाल देंगे V/2, तो x का वैल्यू मिल जाएगा और x का वैल्यू आएगा C√m/2 के, मतलब ऑप्शन 6 नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे M1 M2 दो ब्लॉक थे। M1 का मास 5 kg, M2 जो है टेबल पे था जिसका मास 10 kg। M2 जिस हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है, हॉरिजेंटल टेबल पे, वो रफ है और वहां उस सरफेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.15। तो बोला कि M2 के ऊपर मिनिमम मास कितना रखे ताकि मोशन स्टॉप हो जाए। मोशन स्टॉप मतलब रेस्ट पे आ जाए, मतलब इक्विलिब्रियम हो जाए। तो अब इक्विलिब्रियम के लिए देखोगे तो हम लोग एबीडी बनाएंगे। पहले M1 का बनाएंगे, तो M1 वर्टिकली हैंग कर रखा है तो एक तो वेट लगेगा नीचे की ओर M1 जी, और ऊपर की ओर होगा टेंशन फोर्स। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम के लिए T=mg, मतलब T= हो जाएगा M1 जी। M1 का वैल्यू दिया हुआ है 5, जी का वैल्यू अगर हम लोग 10 ले ले तो 50 न्यूटन।
अगर हम लोग अब ऊपर वाला M2 और M कंबाइंड एक साथ ले, तो देखो ये M2 था, इसके ऊपर M रखा हुआ है, इधर टेंशन फोर्स लगेगा, ये आगे मूव करना चाहता है, इसलिए इस सरफेस पे यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, फ्रिक्शन को बोलेंगे म्यू एन। यहाँ पे इन दोनों का वेट, कंबाइंड वेट नीचे की ओर लगेगा M2 प्लस mg, और ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल फोर्स ऐसा। इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग बोलेंगे कि नॉर्मल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा M2 प्लस m इंटू जी, नॉर्मल फोर्स को बोलेंगे M2 प्लस m इंटू जी। और हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम देखोगे तो T इक्वल टू बोलेंगे म्यू एन। अब T की जगह पे इक्वेशन 1 से आ गया है M1G मतलब 50 न्यूटन, तो T की जगह पे 50 लिख देंगे, म्यू का वैल्यू 0.15, और एन की जगह पे M2 प्लस m इंटू जी, जी की जगह पे 10 ऐसा। तो ये कट जाएगा, बोलेंगे कि M2 प्लस m इक्वल टू होगा 5 डिवाइडेड बाई 0.15। 5 डिवाइडेड बाई 1.15 करोगे तो ये आ जाएगा 33.3। तो अगर m निकालना है तो हो जाएगा 33.3 माइनस M2 का वैल्यू 10 दिया हुआ था, तो ये आ जाएगा 23.3 kg। तो हम लोग बोलेंगे कि आंसर जो आएगा 23.3 kg, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे करेक्ट होगा 23.3 kg। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला देखोगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला कि सारे, अगर सिस्टम को रिलीज किया गया स्प्रिंग जो है इनिशियली नेचुरल लेंथ में था, तो इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग में कंप्रेशन क्या होगा। अगर हम लोग उस रॉड जो स्मॉल एम मास का है उसकी ये विधि बनाया ऐसा, तो दीवार कुछ नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा N1, ये वेज जो है वो लगा रहा होगा N2, नीचे इसका मास होगा mg, एंगल 45 है तो 45 ऐसा। अभी बोलेंगे इसके इक्विलिब्रियम के लिए N2 का अपवर्ड वाला जो कंपोनेंट आएगा वो mg के बराबर होना चाहिए, डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स सेम होना चाहिए। तो N2 का अपवर्ड वाले फोर्स हम लोग बोलेंगे N2 cos 45 इक्वल टू mg। वर्टिकल में इक्विलिब्रियम के लिए ऐसा। हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग बोलते हैं N1 इक्वल टू N2 cos 45, लेकिन N1 की जरूरत नहीं है इसलिए इक्वेशन अभी नहीं लिख रहे। अब वेज का देखोगे ऐसा, वेज का हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम के लिए अगर बात करें तो एक तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुआ होगा तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा ऐसा kx, और एक N2 वो नॉर्मल लगा रहा होगा ऐसा 45 डिग्री एंगल पे। तो हॉरिजॉन्टल में अगर इसकी इक्विलिब्रियम की बात करें तो आप बोलेंगे N2 का हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट kx के बराबर होना चाहिए, N2 sin 45 इक्वल टू kx। हॉरिजॉन्टल में अगर इक्विलिब्रियम देखें, अब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड देंगे तो N2 कट जाएगा, cos 45 sin 45 इक्वल होते हैं, तो cos 45 अपॉन sin 45 1 आ जाएगा लेफ्ट साइड, राइट साइड में आ जाएगा mg अपॉन kx।
यहाँ से के का वैल्यू हो जाएगा mg/x, बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 में बोला किसी एक पार्टिकल को रिलीज किया गया एच हाइट से, मतलब पहले वो इनिशियली एच हाइट पे था, ग्राउंड से एच हाइट पे, और रिलीज किया गया मतलब इनिशियली 0 स्पीड के साथ छोड़ दिया गया, ऐसा इस जगह से छोड़ा गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 0। तो इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो 0 थी, और पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो mgh। टोटल एनर्जी बोलेंगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी जो आएगा वो भी हो जाएगा mgh। तो टोटल एनर्जी mgh। बोला जब एक ग्राउंड से सर्टेन हाइट पे था, मतलब अभी हाइट को हम लोग स्मॉल एच बोलते हैं, इस जगह पे उसका काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल का डबल है। जहां पे अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखने जाओगे तो हो जाएगा mg × स्मॉल एच, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बोल रखा है पोटेंशियल का डबल, मतलब 2mgh। तो यहाँ पे अगर टोटल एनर्जी देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अगर जोड़े तो 2mgh प्लस mgh हो जाएगा 3mgh ऐसा। अब बोल रखा है कि यहाँ का हाइट बताओ, मतलब मुझे स्मॉल एच निकालना है और स्पीड यहाँ का निकालना है। तो इनिशियली इसका स्पीड 0 था, यहाँ आते आते कुछ स्पीड हो गया होगा, तो स्पीड को हम लोग v बोल देते हैं, यही फाइंड करना है, और एक स्मॉल एच फाइंड करना है। हम लोग बोलेंगे सर एनर्जी कंजर्व होगा पार्टिकल का किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी पॉइंट पे, तो इनिशियल एनर्जी टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी इक्वल होना चाहिए। इनिशियल टोटल एनर्जी mg था और बाद का टोटल एनर्जी 3mg स्मॉल एच है। mg कैंसिल हो जाएगा तो स्मॉल एच का वैल्यू आ जाएगा h/3। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², और उस जगह पे उस हाइट पे स्मॉल एच हाइट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो दे रखा था 2mg स्मॉल एच की जगह पे लिख देंगे h/3। यहाँ से m खत्म हो जाएगा तो v का वैल्यू हो जाएगा √4gh/3। 4 को बाहर निकालोगे तो 2 हो जाएगा, तो बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में किसी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है जो डिस्टेंस के साथ x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के साथ वेरी कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी को दे रखा है -7x + 24y⁴ ऐसा। अभी हम लोग बोलेंगे कि इस पार्टिकल पे फोर्स लग रही होगी जिसका एक्स कंपोनेंट आएगा वाई कंपोनेंट आएगा। एक्स और वाई फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक्स और वाई दोनों के साथ वेरी हो रहा है। अगर एक्स कंपोनेंट लिखना होगा फोर्स का तो ये बोलेंगे -del U/del x, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स के अलावा बाकी सबको कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो -7x का हो जाएगा -7, और 24y तो कांस्टेंट हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन का टाइम, तो हो जाएगा 0 मतलब 7। fy अगर लिखेंगे तो हम लोग बोलेंगे -del U/del y। अब y के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y के अलावा सबको कांस्टेंट मानेंगे, y के अलावा सबको कांस्टेंट मानेंगे तो 7x का हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन 0, और 24y का हो जाएगा 24। यहाँ से y कंपोनेंट ऑफ फोर्स आएगा -24, मतलब
फोर्स को वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं 7i कैप, क्योंकि एक्स कंपोनेंट 7 था, और -24j कैप, वाई कंपोनेंट -24, ऐसा। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड देखें तो हो जाएगा √7 का स्क्वायर -24 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा √625 मीन्स 25 न्यूटन। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ऐसा होगा। अभी बोला कि पार्टिकल अगर रेस से स्टार्ट किया, ओरिजिन से, मतलब इनिशियल स्पीड पार्टिकल का 0 था, 2 सेकेंड बाद मुझसे बोला उसकी स्पीड क्या होगी। बोलेंगे सर पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, फोर्स आया 25 न्यूटन, मास दिया हुआ है 5 kg, तो ये हो जाएगा 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, तो फाइनल स्पीड मिल जाएगा, u 0 था, a का वैल्यू 5 आया, t 2 सेकंड, तो 10 मीटर/सेकंड, तो 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड होगी 10 मीटर/सेकंड। बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। एक 500 ग्राम का पार्टिकल है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, जिसकी वेलोसिटी x के साथ वेरी कर रही है। तो वर्क डन बताना है, नेट वर्क डन, जब उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 से x इक्वल टू 4 मीटर तक होगी। हम लोग बोलेंगे कि स्पीड को ऐसा दे रखा है, b x का पावर 5/2, मास को बोला है 500 ग्राम मीन्स हाफ के जी, हाफ के जी। अब उसकी इनिशियल स्पीड की बात करें तो x का वैल्यू 0 डालेंगे तो मुझे इनिशियल स्पीड मिलेगा, x इक्वल टू 0, तो u का वैल्यू हो जाएगा 0। अगर x का वैल्यू 4 डालें तो मुझे फाइनल स्पीड मिलेगा, तो ये हो जाएगा b x का पावर 5/2 था, x की जगह पे हम लोग डालने वाले हैं 4। हो जाएगा d की जगह पर दे रखा है 0.25, x की जगह पे 4 डालना है, 4 का पावर 5/2 मीन्स 2 का पावर 5, और 2 का पावर 5 को हम लोग बोलेंगे 32, तो यह आ जाएगा 8। अभी बोला कि वर्क डन बताओ, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, बोलेंगे कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का चेंज को लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब एम की जगह पर डाल देंगे हाफ, वी की जगह पे 8 और यू की जगह पे 0, तो ये हो जाएगा 16 जूल। तो बोलेंगे कि वर्क डन जो आएगा होगा 16 जूल। ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल पे, फोर्स जो है दे रखा है -xi कैप प्लस y j कैप। अभी वर्क डन बताना है मुझे जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए से पॉइंट बी होगा। देखो फोर्स जो है वेरिएबल है, इसलिए वर्क डन के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वर्क डन निकालना होगा तो हम लोग बोलेंगे कि एफ डॉट डी आर। पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो दे रखा है -xi कैप प्लस y j कैप, और जो डी आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखेंगे dx(i) प्लस dy(j)। एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा वर्क डन
इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई डी वाई। अब एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे तो कहाँ से कहाँ तक चेंज कर रहा है, तो पहले था पॉइंट ए पे जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 1 था, पॉइंट बी पे गया तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0। अब वाई डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रही है, पहले 0 था बाद में हो गया 1। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट डालना है 0 to 1 और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 1 2 वैल्यू रखेंगे तो सर वर्क डन हो जाएगा 1 जूल। बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोला क्या है कि एक केबल है मास m और लेंथ l का जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, उसका कुछ पार्ट सरफेस के नीचे हैंग कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि चेन का कुछ पार्ट टेबल के ऊपर है और कुछ पार्ट ऐसा हैंग कर रहा है। ऐसा जो पार्ट हैंग कर रहा है उसकी लेंथ बोल रहा है कि अगर टोटल लेंथ l है तो l अपॉन n हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन nth पार्ट हैंग कर रहा था ऐसे। और ऊपर वाला जो चेन बच गया उसकी हो जाएगी टोटल लेंथ माइनस हैंगिंग लेंथ, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन n l ऐसा। अब केबल जो है यूनिफॉर्म है, इसका मतलब कि जितना लेंथ का जितना पार्ट हैंग कर रहा है उतना ही मास का पार्ट नीचे होगा। मतलब हम लोग ऐसा बोलेंगे कि एल बाई 1 बाई एन एथ पार्ट है नीचे, तो मास भी 1 बाई एन एथ तो हो जाएगा m बाई n, और ऊपर वाला मास हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन n इंटू m। अब देखो, अब बाद में खींच के मुझे सारा के सारा पार्ट को टेबल पे ले जाना है, मतलब हैंगिंग पार्ट जो भी है वो सारा टेबल के ऊपर चला जाए, तो बाद में ऐसा हो जाएगा टोटल पार्ट टेबल के ऊपर ये लेंथ l टोटल लेंथ हो गई, और तो इसकी मास टोटल मास m हो जाएगी ऐसा। अभी वर्क डन बताना है, तो ये जो खींचा गया है इसमें वर्क डन को हम लोग बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, क्योंकि स्लोली खींचा गया है तो जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा वही वर्क डन के इक्वल होगा। पोटेंशियल एनर्जी के चेंज निकालने के लिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे निर्भर करता है कि किस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे हम लोग टेबल को ही रेफरेंस ले रहे हैं। ये वाला जो लाइन है मेरा रेफरेंस लाइन है, मतलब इसके ऊपर अगर होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को प्लस mgh, नीचे वाले को माइनस mgh ऐसा। टेबल को मैंने रेफरेंस लाइन ले लिया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो हो जाएगा 0, क्योंकि सारा का सारा जो चेन था वो टेबल पे चला गया, मतलब उसकी हाइट अब हम लोग 0 बोलेंगे, क्योंकि वो रेफरेंस लाइन पे है। उसके ऊपर होता तो प्लस mgh बोलते हैं, उसके नीचे होता तो माइनस mgh, तो टेबल पे ही है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोलने वाले हैं 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो जो पार्ट टेबल पे है उसका तो हो जाएगा 0, लेकिन जो पार्ट नीचे है उसका लिखेंगे माइनस mgh। अब h किसका लिखना है सर, तो h हम लोग सेंटर ऑफ मास का लिखते हैं, क्योंकि रॉड है इसका मास हम लोग ऐसा मानते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे होगा कंसंट्रेटेड, मतलब बीच में ऐसा। मतलब टोटल हैंगिंग लेंथ l बाई n है, तो सेंटर ऑफ मास जो है टेबल से l बाई 2n हाइट नीचे ऐसा। इस वाले हैंगिंग पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा तो बोलेंगे m, इसकी मास था m अपॉन n इंटू g इंटू h की जगह पे l बाई 2n, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा तुम्हारा माइनस
mgl/2n²। वर्क डन चाहिए तो वर्क डन बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, mgl/2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब वर्क डन हैंगिंग पार्ट को खींचने में होगा mgl/2n², बोलेंगे बॉम्बे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, 13 में बोला किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जो है अगर 4 टाइम्स हो जाए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, देन उसके मोमेंटम में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। मतलब मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के है, बाद में इंक्रीज होके 4 टाइम्स हो जाए, मीन्स 4 के हो जाए। अब इनिशियल मोमेंटम लिखना होगा तो मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में जानते हैं कि √2m इंटू के होता है के। अब तो इनिशियल मोमेंटम लिखना होगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम लिखना होगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4k हो गया था, इसलिए फाइनल मोमेंटम हो जाएगा √2m इंटू 4k। 4 को बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स √2m के। कितना इंक्रीज हुआ तो हम लोग बोलेंगे P2 माइनस P1। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 √2m के माइनस √2m के, तो आ जाएगा √2m के। कितना परसेंटेज चेंज हुआ तो परसेंटेज चेंज के लिए बोलते हैं चेंज अपॉन इनिशियल वाला वैल्यू इनटू 100। तो चेंज हुआ √2m के, इनिशियल वाला वैल्यू भी था √2m के इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 100%। तो बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बोला कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो नॉर्मली किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है और वो सरफेस जो है 40% लाइट को ऑब्जर्व करता है और बाकी 60% को रिफ्लेक्ट करता है। अगर इंसिडेंट जो बीम है लाइट बीम उसकी पावर 60 वाट है तो फोर्स कितना लगेगा सरफेस पे वो बताना है। देखो हम लोग ऐसा पढ़ रखे हैं कि अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो जो फोर्स लगता है 2p/c, 2p/c। और जो एब्जॉर्बिंग सरफेस है वहां पे फोर्स लगता है p/c। यहाँ पे दोनों हो रही है तो हम लोग नेट फोर्स ऐसा लिखेंगे कि 40% जो है एब्जॉर्ब हो रहा है, तो एब्जॉर्ब के केस में जो फोर्स लगता था वो p/c, तो 40% इंटू p/c। बाकी का जो 60% बच गया वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से फोर्स होता है 2p/c, तो हो जाएगा 60% इंटू 2p ऐसा। अब P की जगह पे दे रखा है 60 वाट, तो P की जगह पे हम लोग लिख देंगे 60 और C का वैल्यू हम लोग जानते हैं 3 इंटू 10⁸, तो P की जगह पे लिखना है 60 वाट और C की जगह पे लिखना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू रखोगे और कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, बोला कोई एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे जब रेडिएशन जो है, जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 30% बढ़ाए तो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होता है 0.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 0.9 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो वर्क फंक्शन क्या होगा। देखो मान लो पहले जो फोटोन आ रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी f थी, अब फोटोन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया, मतलब ऐड किया गया कितना 30%।
तो अब उनकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1.3 एफ। ऐसा, तो अब हम लोग ऐसा पढ़ रखे हैं फॉर्मूला की फोटो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है फोटोन का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अभी इसी इक्वेशन में केस फर्स्ट अगर डाले तो पहले में काइनेटिक एनर्जी था 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन का एनर्जी बोलते हैं एच एफ क्योंकि फ्रीक्वेंसी एफ थी पहले, -5। सेकेंड कंडीशन में जब फ्रीक्वेंसी हो गई 1.3 एफ तो अब काइनेटिक एनर्जी हो गया 0.9 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, फोटोन की एनर्जी को बोलेंगे 1.3 एच एफ -5। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो फाई का वैल्यू मिल जाएगा। सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इक्वेशन 2 से उसको घटा देंगे, मतलब इक्वेशन 2 माइनस 1.3 इंटू इक्वेशन 1, ऐसा। तो घटा दोगे तो 1.3 अगर इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो जो एच एफ था वो हो जाएगा 1.3 एच एफ, माइनस करोगे तो खत्म हो जाएगा, तो वहां से फाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो सोल्व करने के बाद फाई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.267 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 में बोला कि अगर किसी मेटल पे लाइट को इंसिडेंट करवाया जाए जिसकी वेवलेंथ लेमडा है तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल 3Vs है। तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसा हम लोग पढ़ रखे हैं कि E इंटू ई नोट इक्वल टू होता था फोटोन का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब इसी इक्वेशन में हम लोग डालते हैं तो देखो पहले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल 3Vs दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा 3eVs इक्वल टू फोटोन का एनर्जी को बोलेंगे hc अपॉन लेमडा, फोटोन का वेवलेंथ लेमडा था, और वर्क फंक्शन को बोलेंगे hc अपॉन लेमडा नोट। इक्वेशन 1। सेकेंड में बोला कि अगर वेवलेंथ को 2 लेमडा कर दिया जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs हो जा रहा है, मतलब E इंटू Vs इक्वल टू hc अपॉन 2 लेमडा माइनस वर्क फंक्शन hc अपॉन लेमडा नोट। ए इक्वेशन 2। अब इनमें इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू इक्वेशन 2, फिर उससे इक्वेशन 1 को घटा दो। ऐसा करने से क्या हुआ कि 3 से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड में जो EVs है वो हो जाएगा 3Vs, और इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो 3EVs कैंसिल हो जाएगा, लेमडा नोट का वैल्यू मिल जाएगा। तो सोल्व करने पे सोल्व करोगे तो लेमडा नोट का वैल्यू आएगा 4 लेमडा, बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 17th में बोला कि कोई पार्टिकल जिसका मास m/2 है वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है v नॉट वेलोसिटी से। तो पार्टिकल A जिसका मास m/2 है मूव कर रहा है v नॉट स्पीड से। दूसरा पार्टिकल जिसका मास m/3 है वो इनिशियली रेस्ट पे था, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 थी। ए आके इसके साथ कोलाइड करता है, कोलिजन के बाद मान लो कि ए की वेलोसिटी अब हो गई v1 और बी का वेलोसिटी हो गया v2। ऐसा कोलिजन जो है इलास्टिक है, तो बोला कि पार्टिकल ए का डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है कितना चेंज होगा बताना है।
हम लोग ऐसा बोलेंगे कि कोलिजन इलास्टिक है तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। मोमेंटम कंजर्व मतलब एम फी नोट बाई टू, बी का तो हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम जीरो, फिर एम बाई टू फी वन प्लस एम बाई थ्री फी टू। यहाँ से एम 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 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो आएगा फी नोट इक्वल टू फी वन प्लस टू बाई थ्री फी टू, एक इक्वेशन। दूसरा कोलिजन इलास्टिक है तो ई का वैल्यू वन, तो ई इक्वल टू लिख देते वी टू माइनस वी वन अपॉन ई वन माइनस यू टू, तो यू टू तो जीरो था, यहाँ से हो जाएगा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा वी नोट इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। अब जब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ दे, ऐड करेंगे तो हो जाएगा टू फी नोट लेफ्ट साइड में, राइट साइड में वी वन खत्म हो जाएगा, फाइव बाई थ्री वी टू। यहाँ से वी टू का वैल्यू हो जाएगा सिक्स बाई फाइव वी नोट। अब इक्वेशन टू में डाल देंगे तो वहां से वी वन का वैल्यू हो जाएगा वी नोट बाई फाइव ऐसा। पार्टिकल ए के लिए कोलिजन से पहले का वेलोसिटी था वी नोट, कोलिजन के बाद का वेलोसिटी वी वन, जिसका वैल्यू आ गया वी नोट बाई फाइव। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर लिखेंगे पार्टिकल ए का इनिशियली, जिसको लेमडा नोट बोल रखा है, तो लेमडा नोट हो जाएगा एच अपॉन एम वी नोट। बाद में अगर लेमडा वन बोल दे तो हो जाएगा एच बाई एम वी वन, वी वन की जगह पे लिखेंगे वी नोट बाई फाइव, तो फाइव ऊपर चला जाएगा ऐसा, तो फाइव एच अप एम वी नोट। कितना चेंज हुआ डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो चेंज के लिए हम लोग माइनस करेंगे तो फाइव एच अपॉन एम वी नोट माइनस एच अपॉन एम वी नोट, मतलब फोर एच अपॉन एम वी नोट। और एच अपॉन एम वी नोट को बोलना है शुरुआत वाला वेवलेंथ, मतलब लेमडा नोट, तो ये हो जाएगा फोर लेमडा नोट बोलेंगे। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 से देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला था कि दो पार्टिकल मूव कर रहा है राइट एंगल पे, जिनके डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा वन लेमडा टू है। तो हम लोग बोलेंगे कि दो पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है, कोलिजन होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब कोलिजन के बाद दोनों चिपक जाते हैं ऐसा। कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी एक एक्स डायरेक्शन में कुछ आएगी, एक वाई डायरेक्शन में कुछ आएगी, जिसको हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अब कोलिजन के बाद वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या होगा, इसके लिए हम लोग मोमेंटम कंजर्व करेंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में अगर मोमेंटम कंजर्व करोगे तो इनिशियली था एम वी वन पहले वाले पार्टिकल का, दूसरा वाले का हो जाता है जीरो क्योंकि वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा था। कोलिजन के बाद हो जाएगा टू एम एंड टू वी एक्स, तो यहाँ से वी एक्स का वैल्यू आ जाएगा वी वन बाई टू। उसी तरह वाई डायरेक्शन में अगर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो एम वी टू इक्वल टू हो जाएगा टू एम वी वाई, और वी वाई का भी वैल्यू आएगा वी वन बाई टू। तो नेट स्पीड देखोगे कोलिजन के बाद उस पार्टिकल का, तो नेट स्पीड हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स और वी वाई की जगह पर डाल देंगे वी वन बाई टू और वी टू बाई टू, तो यहाँ से हो जाएगा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर अंडर रूट बाई टू। नेट स्पीड होगा कोलिजन के बाद। अब फाइनली उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा बताना है। देखो
इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ पहले वाले पार्टिकल का बोल रखा था लेमडा वन, तो हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ को बोलते हैं एच बाई एम बी, तो लेमडा वन इक्वल टू हो जाएगा एच बाई एम वी वन। मतलब यहां से हम लोग वी वन को बोल सकते हैं एच बाई एम लेमडा वन। उसी तरह दूसरे वाले पार्टिकल का लेमडा टू बोल रखा था, तो ये हो जाएगा एच बाई एम वी टू, और यहाँ से हम लोग वी टू को बोलेंगे एच बाई एम लेमडा टू। बाद में डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा मुझे वही निकालना है। तो बाद वाला डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम लोग अगर लेमडा नोट बोल देते हैं तो ये हो जाएगा फॉर्मूला से एच बाई एम बाद वाला स्पीड था, सॉरी यहाँ पे मास हो जाएगा 2m बाद में, क्योंकि कोलाइड करने के बाद दोनों चिपक गए हैं। तो h बाई 2m इंटू बाद वाला स्पीड था अंडर रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर बाई 2, ऐसा। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ से कि अंडर रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच बाई एम लेमडा नोट। इसको इक्वेशन 2, इसको 1 और इसको इक्वेशन 3 अगर बोल दे, देखो इक्वेशन 3 को स्क्वायर करोगे दोनों साइड स्क्वायर करने से ऐसा हो जाएगा कि हम लोग बोलेंगे कि हो जाएगा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर एम स्क्वायर लेमडा नोट स्क्वायर। वी वन स्क्वायर इक्वेशन 1 से क्या आता है, वी वन स्क्वायर को बोलते हैं एच बाई एम लेमडा वन स्क्वायर का, मतलब एच स्क्वायर एम स्क्वायर लेमडा वन स्क्वायर। वी टू स्क्वायर को बोलेंगे हम लोग एच स्क्वायर एम टू स्क्वायर लेमडा टू स्क्वायर। ये हो जाएगा लेमडा एच स्क्वायर एम स्क्वायर लेमडा नोट स्क्वायर, एच स्क्वायर एम स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 बाई लेमडा वन स्क्वायर प्लस 1 बाई लेमडा टू स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई लेमडा नोट स्क्वायर। मतलब ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा, तो बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कोई एक मेटल सरफेस है जिसकी एरिया दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इस पे जो लाइट रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसका इंटेंसिटी 16 मिली वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं उन फोटोन का एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो पहले नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट निकालेंगे हम लोग, तो पहले पावर लिख लेंगे कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उनकी पावर कितना होगा। पावर को बोलते हैं इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी दे रखा है 16 मिली वाट, मिली मतलब 10⁻³ पर मीटर स्क्वायर था, और एरिया को हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁻4, 16 इंटू 10⁻⁻7 वाट हो जाएगा। अभी पावर का फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं कि पावर जो होता है वो होता है टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। अगर मान लो एक फोटोन का एनर्जी ई है, टोटल एन फोटोन आ रहे हैं, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा एन ई अपॉन टी। ऐसा टी तुमको निकालना है पर सेकेंड, तो टाइम को हम लोग 1 सेकंड ले लेंगे, तो यहाँ से जो एन होगा, एन का वैल्यू हो जाएगा पी टी अपॉन ई। अब वैल्यू रख देते हैं, तो पावर 16 इंटू 10⁻⁻7, टी तो 1 सेकेंड, ई का वैल्यू 5 नहीं, ई का वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से आ जाएगा 10⁻12। तो नंबर ऑफ फोटोन मिल गए, कितने फोटोन
इंसिडेंट हो रहे थे, फोटोन की संख्या आई 10⁻12। अभी बोल रहा है कि जितने भी फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं उनका सिर्फ 10% जो है इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर पा रहे, फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। मतलब जितने भी फोटोन आ रहे हैं उनमें से सिर्फ 10% इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड या इजेक्टेड कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, तो हम लोग बोलेंगे टोटल फोटोन का सिर्फ 10%। टोटल फोटोन की संख्या है 10⁻12, 10/100 करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻11। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो जाएगी 10⁻11। और उन इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है फोटोन का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। और फोटोन का एनर्जी, ईच फोटोन का एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा। 20 वाले में बोल रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हाइड्रोजन एटॉमिक गैस जो ग्राउंड स्टेट में उनके साथ कोलाइड करता है, और कोलिजन में इलेक्ट्रॉन का जो 42.5% एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करने में यूज होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी यूज हुआ, एक्साइट के लिए जो एनर्जी यूज हुआ वो इलेक्ट्रॉन के टोटल एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी था 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका 42.5% ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से एक कट जाएगा, तो इसको देखोगे हो जाएगा 5 × 3 15, 3 to the 6 और 1 7 ऐसा अपॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में थे इनिशियली, उनको एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी यूज किया जा रहा है वो हो जा रहा है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब किस एक्साइटेड स्टेट तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि देखो इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड स्टेट में था, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास जो ग्राउंड स्टेट में होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी जो एक्साइट के लिए यूज किया गया वो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो एन तक एक्साइट हुआ तो एन nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होता है 13.6 Z² अपॉन n²। यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि ये हो जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n² माइनस माइनस खत्म। यहाँ से n का वैल्यू आएगा 13.6 अपॉन 0.85 अंडर रूट मीन्स 4। तो n इक्वल टू 4 तक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे थे। अब जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे, स्टेबल स्टेट में, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट करेंगे, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस चाहिए था मुझे, जो फॉर्मूला से होता है n इंटू n माइनस वन अपॉन टू, n इंटू n माइनस वन अपॉन टू। तो n का वैल्यू यहाँ पे 4 डालेंगे तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाएंगे 6, बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा कोई इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 में, तो हाइड्रोजन एटम का रिक्वायर्ड मोमेंटम क्या होगा। देखो कहानी क्या है कि पहले हाइड्रोजन एटम H एटम रेस्ट पे था। अब क्या हुआ कि
इलेक्ट्रॉन इसमें जंप किया 4 से 1 में, 4 से 1 में जंप किया तो फोटोन इमिट करेगा, फोटोन इमिट करेगा तो फोटोन ऐसा बाहर मूव कर रहा होगा। तो इसलिए हाइड्रोजन एटम अपोजिट डायरेक्शन में रिक्वाइल करता है एच एटम। यहाँ पे हम लोग मोमेंटम कंजर्व करते हैं, बोलते हैं कि एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। मोमेंटम कंजर्व मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होने चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन एटम का था तो 0 क्योंकि रेस्ट पे था, बाद में पीछे की ओर रिक्वाइल कर रहा है तो हो जाएगा -m भी, और फोटोन का होता है h अपॉन लेमडा। फोटोन का मोमेंटम हम लोग लिखते हैं h अपॉन लेमडा ऐसा। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम होगा मतलब एम बी, और किसके इक्वल हो जाएगा h अपॉन लेमडा। तो मुझे यही निकालना था हाइड्रोजन एटम का रिक्वायर्ड मोमेंटम मतलब एम बी, जो होगा h बाई लेमडा। अब हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में जंप कर रहा है तो जो फोटोन मिलेगी उसकी लेमडा निकाल सकते हैं, h का वैल्यू जानते हैं, वहां से रख देंगे इसमें तो h बाई लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा, बोलेंगे यही मोमेंटम होगा हाइड्रोजन एटम का। या तो फिर हम लोग मोमेंटम का एक और फॉर्मूला जानते हैं डेल्टा ई अपॉन सी। जब 4 से 1 में जंप कर रहा है तो डेल्टा ई मतलब E4 माइनस E1 अपॉन सी। 4 में जो एनर्जी होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 में जो एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में अगर बदल लें तो हो जाएगा ऐसा, अपॉन सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸। अब इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 6.8 × 10⁻27, बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। 22 में देखो, 22 में बोल रखा है कि हाइड्रोजन एटम में मुझे रेशियो बताना है वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज का और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बामर सीरीज का। देखो लाइमन सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला ट्रांजिशन जो होता है 2 से 1 ऐसा, फर्स्ट लाइन किसी भी सीरीज का फर्स्ट लाइन जो होता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला लाइन होता है। तो लाइमन सीरीज के लिए हो जाएगा ये वाला लाइन लॉन्गेस्ट, और बामर सीरीज का पहला लाइन 3 से 2 वाला, ये बोलेंगे कि ये बामर सीरीज का लॉन्गेस्ट फर्स्ट लाइन है जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला होता है। और लाइमन का, अब इन्हीं दोनों का जो वेवलेंथ होगा उनका रेशियो चाहिए मुझे। तो 1 बाई लेमडा का फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं कि ये होता है R/Z² 1 बाई N1² माइनस 1 बाई N2²। लाइमन सीरीज के पहले लाइन की अगर हम लोग बात करें तो N1 की जगह पे हो जाएगा 1 और N2 की जगह पे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 मीन्स ये हो जाएगा 3R/Z²/4। हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू 1 तो 3R/4 ऐसा मीन्स हम लोग लेमडा 1 को बोलने वाले हैं 4/3R। इस तरह अगर बामर सीरीज के लिए फॉर्मूला लगाए तो बामर सीरीज के लिए N1 का वैल्यू हो जाएगा 2 और N2 का वैल्यू हो जाएगा 3। तो 1 बाई लेमडा 2 ये हो जाएगा R/Z², Z को 1 लेना है, 1/2² माइनस 1/3², तो 1/4 माइनस 1/9 मीन्स 5/36, तो हो जाएगा 5R/36। तो यहाँ से बोलेंगे लेमडा 2 का वैल्यू हो जाएगा 5R/36, नहीं 36/5R, सॉरी इनवर्स करेंगे तो
तो हो जाएगा 36/5R। अब λ1 λ2 का रेशियो चाहिए, तो हम लोग λ1 और λ2 को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो रेशियो आएगा वो होगा 5:27, मतलब ऑप्शन ए को बोलेंगे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, 23 में बोल रखा है कि एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है इंसिडेंट होता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन एटम पे जो ग्राउंड स्टेट। अब हाइड्रोजन एटम जो है कुछ लाइट को ऑब्जर्व करता है और हायर स्टेट में एक्साइट होता है। एक फोटोन आ रही थी लैम्डा वेवलेंथ का, हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में था, कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व किया, कुछ फोटोन को, हायर स्टेट में गया, फिर जब वो वापस ग्राउंड में आया तो 6 अलग अलग तरह के रेडिएशन को इमिट किया। ठीक है, तो बोला कि फोटोन जिनको एब्जॉर्ब किया था उसकी वेवलेंथ बताओ। तो 6 अलग अलग तरह का रेडिएशन इमिट करने का मतलब कि हाइड्रोजन जो है एक्साइट हुआ था n=4 तक। ऐसा हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन थे पहले ग्राउंड स्टेट में, एक रेडिएशन आया जिसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, इसको एब्जॉर्व करके n=4 तक एक्साइट हुआ। 4 तक एक्साइट होने के बाद जो वापस जब ग्राउंड स्टेट में आया तो 6 अलग अलग तरह के रेडिएशन ऐसा उसने इमिट किया। ये 6 किया इमिट, इसका मतलब n=4 तक गया था। तो मुझे इनिशियल जो फोटोन जिसको ऑब्जर्व किया था उसका वेवलेंथ चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में था पहले इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर वो एब्जॉर्ब किया रेडिएशन को, तो उसकी एनर्जी हो गई Hc प्लस लैम्डा, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास अब टोटल एनर्जी इतना हो गई। अब वो एक्साइट होके फोर्थ तक गया, तो वहां पे उसकी एनर्जी फोर्थ में होती है -13.6 Z² एन के जगह पे 4 रखने पे आती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से हम लोग Hc का वैल्यू जानते हैं, यहाँ से लेमडा मिल जाएगा, कैलकुलेशन से लेमडा का वैल्यू जो आएगा होगा 97.5 नैनोमीटर। बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला कि एंगुलर मोमेंटम बताना है किसी इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम में जिसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -3.4 वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हाइड्रोजन एटम में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है n=2 ऑर्बिट में, क्योंकि n=1 में ऑर्बिट में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी -13.6 होता था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n=2 में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड ऑर्बिट में है। अब सेकेंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम बताना है, तो हम लोग ऐसा पढ़ रखे हैं कि बोर्स ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम जो है nh/2 पाई के इक्वल होता है। यहाँ पे n की जगह पे 2 बोलेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, h/पाई। तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आएगा h/पाई, बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। 25 देखो, बोला कि एक्साइटेड हीलियम आयन जो है दो सक्सेसिव ट्रांजिशन के बाद ग्राउंड स्टेट में आता है और दो फोटोन जो इमिट करता है उनकी वेवलेंथ दे रखा है। तो बोला कि वो इनिशियली किस एक्साइटेड स्टेट में था,
मान लो किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ऐसा जंप किया, ऐसा, और फाइनली ग्राउंड स्टेट में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोटोन मिला जिसकी वेवलेंथ दिया हुआ है, यहाँ पे एक फोटोन मिला जिसकी वेवलेंथ दिया हुआ है लेमडा 1 लेमडा 2। तो इनिशियल उसका क्वांटम नंबर बताना है, इनिशियल क्वांटम नंबर बताना है उसकी एक्साइटेड स्टेट की। देखो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि यहाँ मतलब एक्साइटेड उसकी इनिशियल क्वांटम नंबर एन थी, बाद में वो ग्राउंड स्टेट में आया तो 2 फोटोन इमिट किया, तो इन दोनों फोटोन का एनर्जी जो है, इन दोनों एनर्जी लेवल या ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। मतलब ऐसा ई एन माइनस ई वन इक्वल टू फोटोन का एनर्जी, फोटोन 2 फोटोन आया तो एच सी अपॉन लेमडा 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा 2। ऐसा अब हम लोग मतलब ई एन माइनस ई वन लिख सकते हैं, ये होता है 13.6 जेड स्क्वायर। जेड का वैल्यू हीलियम के लिए हो जाएगा 2 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। यहाँ से हम लोग बोलेंगे एच सी का वैल्यू जानते हैं अपॉन लेमडा 1 दे रखा है, एक में 108.5 नैनोमीटर और दूसरे में 30.4 नैनोमीटर। तो बस लेमडा 1 लेमडा 2 का वैल्यू इसमें रखेंगे, एच सी का वैल्यू जानते हैं, वहां से एन का वैल्यू मिल जाएगा। कैलकुलेशन से एन का वैल्यू 5 आएगा तो बोलेंगे उसकी इनिशियल जो एक्साइटेड स्टेट थी उसकी क्वांटम नंबर एन इक्वल टू 5 होगा।